द्वारका एक्सप्रेसवे की 15 ऐसी सोसाइटीज जिनके ऊपर स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, एक फेज ऑडिट का हो चुका है। अब क्या स्थिति है, क्यों अब सेकंड फेज ऑफ ऑडिटिंग शुरू हो रही है और क्या ये थर्ड फेज ऑफ ऑडिट भी होगा, ये आज मैं आपको पूरी तरह बताऊंगा कि किस तरह से आपके ऊपर ये ऑडिट क्या इम्पैक्ट करने वाला है और आपकी सोसाइटी के ऊपर जो ऑडिट हो रहा है उसका क्या स्टेज चल रहा है, कैसे वो आपके लिए घाटा या फ़ायदे का सौदा हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अब लोगों को सोसाइटीज़ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके जो इश्यूज़ लोगों ने उठाए थे, अब उन पे लोगों को चिंता काफ़ी गहरा रही है, क्योंकि सबको अपनी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, मेरे को भी है तो आपको भी होगी। तो उसी प्रकार से अब अगर आपकी लाइफ की चिंता है हमें, तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह सिलसिलेवार तरीके से ऑडिटिंग शुरू हुई है और आने वाले स्टेजेस में ऑडिटिंग किस स्टेज के ऊपर पहुंचने वाली है और किस तरह आप पे ये इम्पैक्ट करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो आप शुरू देखना कर चुके हैं। आज मैं आपको सारी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। शुरू करता हूं फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिट में अभी क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिट हुआ, 15 ऐसी सोसाइटीज़ फाइनल की गई जहां लोगों ने कंप्लेंट की अथॉरिटीज़ को कि हमें भी यहाँ स्ट्रक्चरल इश्यूज दिख रहे हैं। इस पे अथॉरिटी ने संज्ञान लिया और 15 ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पे उनको कंप्लेंट आई थी वो ऑडिटिंग के लिए भेजी गई। ऑडिटिंग में पाया गया कि कुछ इश्यूज जो हैं वो कॉमन है, करीब करीब सभी सोसाइटीज़ में हैं, जिसमें कि जॉइंट लीकेज का एक्सपेंशन, प्लम्बिंग शाफ्ट के कुछ इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ पर रिलेटेड टू कॉलम फॉल्टी, मैं कहूँगा फॉल्टी कॉलम के कारण भी कई तरह से इश्यूज सामने आ रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल जो यहाँ पर है वो डिज़ाइन एफिशिएंसी जो पूरी तरह नहीं हुई है वो भी यहाँ पे दिख रही है और बीम और कॉलम के अंदर भी कुछ दिक्कतें सामने आई है। अब आप समझिए कि अगर कहीं लीकेज है या सीपेज है या वाटर पाइप कहीं डिस्चार्ज हो रही है और वो प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा, कहीं उसमें ब्लॉकेज है या उसमें कहीं वर्टिकल फ्लो प्रॉपर नहीं है या उस पाइप का डायमीटर कम है, तो इससे क्या है, ड्रेनेज इशू आता है। जब ड्रेनेज इशू आएगा तो उससे कहीं ना कहीं जो कॉलम है, बीम है, वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं और कॉलम और बीम अगर ज़्यादा इम्पैक्टेड होने शुरू हो जाते हैं तो वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अब समझते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैसे किया जाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर एक तरह से चिप निकाली जाती है, जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ मटेरियल है, जो बीम है या कॉलम है, उसकी एक चिप निकाली जाती है और उसको चेक किया जाता है। या फिर एक तरह से जैसे आपकी ह्यूमन बॉडी का अल्ट्रासाउंड होता है, वैसे ही उसका अल्ट्रासाउंड करके चेक किया जाता है कि आखिर अंदर क्या मटेरियल लगा हुआ है। ये पूरी तरह से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तो ये नहीं निकाल पाती, क्योंकि ओरिजिनल डायमीटर स्टील बार्स का क्या है वो निकल नहीं पाएगा और क्या आपका डीप पेनिट्रेशन हुआ है लीकेज की वजह से, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसमें नहीं आ पाती। एक पार्ट जो निकाला जाता है एक तरह से सैंपल के तौर पे उसे देखा जाता है, लेकिन हाँ, तब भी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाती है कि आखिर इस प्रोजेक्ट के अंदर अब क्या हुआ है, कितना ये वीक हुआ है या आने वाले टाइम में कितना ये और वीक हो सकता है। इसका ज़रूर एक तरह से आइडिया लग जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर। जो पार्ट निकाल के लैब में टेस्ट किया जाता है, उसी पार्ट में से जो उसका आयरन रॉड है, जो स्टील बार उसके अंदर लगा हुआ है, उसको भी मेज़र फिर से किया जाता है कि क्या उसमें कितने मेज़रमेंट का वो स्टील बार लगा हुआ है, एक्चुअल उसका डायमीटर क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना वो वीक हो चुका है, किस तरह से वो स्ट्रक्चर को वीक कर रहा है और आने वाले कितने टाइम तक उसकी लाइफ बची हुई है। क्या ये आने वाले 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, क्या 20 साल की लाइफ बची हुई है या 30 साल की लाइफ है, क्या लाइफ उसकी एस्टिमेटेड बची हुई है, ये भी आप नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड के अंदर निकाल सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज में ऑडिटिंग जाने वाली है। फर्स्ट स्टेज की बात मैं अभी भी करूं, एज पर अप्रूव प्लान स्ट्रक्चर बना है या नहीं बना, इस चीज को वेरीफाई किया गया है और ये माना है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेशनल इश्यूज है, स्ट्रक्चरल इश्यूज यहाँ पर
को थोड़ा सा नकारा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब सेकंड स्टेज में ऑडिटिंग जा रही है। तो सेकंड स्टेज के अंदर क्या होने वाला है, जो फर्स्ट इंस्पेक्शन के अंदर जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज सामने आई, रेगुलर काम नहीं किया गया है, काम चलाऊ किया गया है, बहुत सारे फॉल्ट और डैमेजेस सामने आए, स्ट्रक्चरल इश्यूज सामने आए, और जिससे अभी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ फ्यूचर में इससे दिक्कत हो सकती है। मतलब अगर इसको मेंटेन अभी नहीं किया गया तो वे फ्यूचर में आप सबके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसीलिए कुछ सोसाइटीज़ अब यहाँ फाइनल की गई हैं जिनको सेकेंड स्टेज में डाला गया है। सेकेंड स्टेज है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो रेगुलर चीज़ें चेक की गई कि एज पर स्ट्रक्चर प्लान बना है या नहीं बना है, उसको एक तरह से स्कैनिंग की गई, लेकिन अब जो ऊपर ऊपर देखा गया, लेकिन अब उसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने वाले हैं। जो सेकेंड स्टेज ऑफ ऑडिट है, इसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ जा रही हैं जिनके ऊपर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होने वाला है। अब इसके बाद बात आती है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये थर्ड राउंड होता है ऑडिटिंग का। इसके अंदर उम्मीद है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं जाएंगी, लेकिन अगर तब भी 2, 3, 4 सोसाइटीज़ जाती हैं तो उन्हें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये थर्ड राउंड होता है। अगर इसमें भी दिक्कत आती है तो उस सोसाइटी को अथॉरिटी कहीं हद तक लाइफ रिस्क मानती है, उसको ठीक करने के उपाय अगर पॉसिबल नहीं होते तो वहाँ पर बिल्डिंग को गिरा के फिर से बनाया जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर एक तरह से बीम का एक पार्ट निकाला जाता है। जब बीम का एक पार्ट निकाला जाता है तो उसे प्रॉपर निकालने के बाद इसका लोड टेस्ट होता है कि ये स्ट्रक्चर जो बना है इसका लोड टेस्ट में ये सही ढंग से पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, क्या ये डैमेज हो चुका है, क्या इसको लॉन्ग पीरियड के लिए ये स्टेबल है या नहीं है। ये सारा पहले तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर एक चिप निकाली गई, छोटा पार्ट निकाला गया, लेकिन जहाँ पे ये दिक्कत बड़ी नज़र आती है, जैसे मैंने बताया कि उम्मीद है कि 3-4 सोसाइटीज़ तब भी उस स्टेज पे चली जाएं जिनको थर्ड राउंड की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर पूरा एक बड़ा एक तरह से बीम को कट करके उसे फिर स्कैन किया जाता है। उसे CT स्कैन में कहूँगा, एक तरह से पूरा उसका किया जाता है, जो हर एंगल में ये चेक करने की कोशिश की जाती है कि अब ये सेफ है भी या नहीं है। जैसे 1-2 प्रोजेक्ट्स आपने देखा जहाँ पे बिल्डिंग डिमोलिशन के ऑर्डर दिए गए हैं, उनमें तीनों टेस्ट हुए हैं। मतलब फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हुआ, थर्ड राउंड में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हुआ। ये तीनों टेस्ट होने के बाद गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि बिल्डिंग रहने के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पर जो फीस है उसके लिए अथॉरिटीज़ ने एक एस्क्रो अकाउंट बनाया हुआ है। एस्क्रो अकाउंट में डेवलपर को उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अगर डेवलपर फ़ीस नहीं देता है तो क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट में वैसे तो जनरली डेवलपर इसकी फ़ीस जो अथॉरिटी ने फ़िक्स की है वो एस्क्रो अकाउंट में डाल रहे हैं, जिससे जो उस एजेंसी को पेमेंट हो रही है जो इस टाइप के टेस्ट कंडक्ट कर रही है। लेकिन अगर तब भी डेवलपर नहीं पे करता है तो अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में डेवलपर के और भी प्रोजेक्ट्स आने होते हैं, कहीं हद तक लाइसेंसेस को रोकते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज़ के पास उसके कंप्लीशन होने तक और कंप्लीशन के बाद भी एक तरह से अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारी पावर होती हैं। तो ऐसी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है कि डेवलपर ने अगर पे नहीं किया तो ये टेस्ट आपकी बिल्डिंग का नहीं होने वाला है। अथॉरिटीज़ उस चीज़ को ज़रूर कराएगी, और डेवलपर से कैसे वसूलना है ये अथॉरिटी जानती है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। आपको पता होगा कि आपकी सोसाइटी अब कौन से स्टेज पे चल रही है, कौन से टेस्ट वाली स्टेज पे चल रही है, और उस स्टेज में क्या होने वाला है। क्या आपकी सोसाइटी थर्ड स्टेज में जाएगी, नहीं जाएगी, आने वाले टाइम में आपको ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटीज़ जाएंगी, क्योंकि जो चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो अथॉरिटी उस पर अगर वर्क करती है तो डेवलपर को वो चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि बिल्डिंग सेफ़ हो सकती है। क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे अगर उसको पकड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर खासकर सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो मैक्सिमम मैं लाइफ देख पा रहा हूँ वो 5 ईयर के आसपास की लाइफ है। तो अभी इन चीज़ों को पकड़ में आना ये एक तरह से आपके लिए अच्छा है कि वो चीज़ें टाइमली पकड़ में आ रही है
और बहुत बड़ा डैमेज होने से आप सेफ हो रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरा शो पसंद आया होगा। आप अपने किस मिलने जुलने वालों से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता लगे कि आखिर उनकी सोसाइटी किस स्टेज के ऊपर जा रही है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आगे किस टाइप के वीडियोस आप और देखना पसंद करेंगे। सब्सक्राइब करिएगा और अपने मिलने जुलने वालों को भी सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो देख पाएँ। और किस टाइप के वीडियोस आप और देखना पसंद करते हैं, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देते हैं। नमस्कार।